कि पढ़बा लिखबा होइबा उद है, अब भैंस चरेबा पियबा दूध है। गाय गोबर नहीं है, गाय गोबर को हम सोना बना सकते हैं। अच्छा तरीका होना चाहिए। असफलता मिलती है तो नए रास्ते खुलते हैं। अच्छा। अगर असफलता नहीं है हाँ। तो फिर हम एक जगह सेलेक्ट हो गए, फिर हम सनलाइट जो आप इधर देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नादी के पास जाता है सुबह में। अच्छा। और जैसे जैसे ये सन पश्चिम को फीड का भी नॉलेज होना चाहिए, पाउडर का भी होना चाहिए, ड्राई मैटर इनटेक का होना चाहिए। अच्छा। वहीं कुछ जो आसपास के व्यापारी थे उनसे टेक्निक सीखा, खासकर ये टेक्निक कि आप बात कैसे करते हैं। गाय खरीदने में सोचते हैं कि हम पंजाब चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, 20 लाख का फिर गाय लेकर के आएंगे, टॉक्सिसिटी होगी, गैस बनेगा, आफरा आएगा, बहुत सारी बीमारियां हैं पाचन से रिलेटेड। टॉक्सिक बाइंडर मिला दिया। अच्छा। और उसमें फैट प्लस वगैरह मिला देते हैं ताकि इनका बॉडी स्कोर और इनके दूध में फैट वगैरह। ये जैसे पानी खत्म हो तो फिर भरेगा कैसे? हाँ ये भर जाएगा अगर इसको ऑटोमेटिक। हाँ इसको आप अगर हम हटाते हैं, मान लीजिए ये पीली मेरे पास 4 मिल्किंग में है तो मैं 2 ऐसी ला के रखा हूँ कि जब इनका मिल्किंग डाउन होगा तो ये 2-3 महीने बाद काविंग में। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खास होने वाला है, मैं बता दूं। और थोड़ा सा नए अंदाज में आपको हम आज वीडियो दिखाने वाले हैं और जो भी बातें हम बताने वाले नए अंदाज में देख बताने वाले हैं। हमारे पुराने ज़माने में एक भोजपुरी में कहावत कहा गया था कि पढ़बा लिखबा होइबा उद है, अब भैंस चरेबा पियबा दूध है। तो ये चीज़ हम आज के वीडियो में क्यों बोले हैं ये हम आपको अंत में बताएंगे। और इस फार्म को पहले आप देख लीजिए और जो यहाँ के संचालक हैं उनसे भी हम मिलवाएंगे और सारी बात बताएंगे कि कैसे इस फार्म को आज ये चला रहे हैं और कैसे शुरुआत किए थे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इस फार्म को देख सकते हैं, हर एक चीज़ जो कि ये वीडियो मैंने शुरू में आपको बताया। अगर आपके पास समय हो तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, और अगर समय नहीं हो तो बाद में समय निकाल करके आप देख लीजिए, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए इनसे हम जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। हम आपको यहाँ से फार्म आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और भैया से मिलवाने का प्रयास करते हैं। तो ये फार्म का जो एंट्री है यहाँ से आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये फार्म बनाया गया है। तो सबसे पहले तो जो खड़े हैं भैया उनसे बात करेंगे। राम राम भैया। राम राम। नमस्ते। नमस्ते। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दे दीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। अच्छा। धेनुधारा डेयरी फार्म। अच्छा अच्छा। रामनगर चौराहे पे है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो आपके जैसा युवा, आप बहुत युवा दिख रहे हैं और इसे गाय गोबर के चक्कर में कहाँ पड़ गए, क्या सोचते? ये गाय गोबर नहीं है, गाय गोबर को हम सोना बना सकते हैं। अच्छा। तरीका होना चाहिए। अच्छा। आपके पास अगर तरीका है तो गाय गोबर को हम बहुत अच्छे से सोना बना सकते हैं। अच्छा। सोने की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं। बिल्कुल। तो गाय गोबर को अगर आप सोना बना सकते हैं आप कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने स्टार्टिंग पीरियड जो शुरुआत कहाँ से हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, वो आप थोड़ा सा बताइएगा। इसकी शुरुआत जो है, एक तो पहले होता है क्या, स्टूडेंट जो होता है वो तैयारी फील्ड में रहता है। तैयारी फील्ड में अगर सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई प्लान बी सोचता है। जी जी। मेरे दिमाग में ग्रामीण लेवल पे रहता हूँ मैं, तो ग्रामीण स्तर पे जो मेरे लिए सबसे बेस्ट बिजनेस था वो मुझे डेयरी फार्म का लगा। अच्छा। हाँ, डेयरी फार्म में क्या है कि आप सभी प्रोडक्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे दूध का हुआ तो उसका डेयरी सेक्टर में यूज कर सकते हैं। गोबर का हुआ तो आप उसका वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट खेतों के लिए बेहतर है, फसलों के लिए बेहतर है। यूरिन का आप यूरिन की जो है फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अच्छा। और भी अदर प्रोडक्ट हैं जो कई जगहों पे यूज होते हैं, उनको हम बना सकते हैं। तो जैसे जर्नी इसके बारे में आप तो बता रहे थे कि पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई हो रही थी, तैयारी, नीट की भी तैयारी की आपने। नीट की भी तैयारी किया। यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था जी जी, तो मैंने इसको चुना। तो मतलब कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र में वहाँ पे असफल हुए। हाँ, आप असफलता, मतलब ये सच्चाई आपको स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, स्वीकार है जी, स्वीकार है। असफलता मिलती है तो नए रास्ते खुलते हैं। अच्छा। अगर असफलता नहीं है तो फिर हम एक जगह सेलेक्ट हो गए, फिर हम एक कूप मंडूक बन जाते हैं जी। और यहाँ स्कोप है, यहाँ बहुत स्कोप है। आप अलग अलग फील्ड में रिसर्च करिए, अलग अलग फील्ड में जाइए। अच्छा। यहाँ ऐसा स्कोप, गाय पे करने बैठ जाइए रिसर्च, बहुत लंबा चौड़ा जो है शास्त्र बन जाएगा पूरा। अच्छा। इनका तो जैसे आप बता रहे हैं कि नीट की तैयारी की, तो इसका फिर आपके मन में कैसे आया, कैसे शुरुआती क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। नीट के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन यूपीएससी क्या होता है, एक ब्रॉड सिलेबस है। हाँ जी। और सभी विषयों की जानकारी देती है। तो जब उस जानकारी में घुसे तो वहाँ आया डेयरी सेक्टर। अच्छा। और जब वहाँ डेयरी सेक्टर मिला तो डेयरी सेक्टर की जानकारी लिया गया, तो वहाँ पता चला कि डेयरी सेक्टर एक अच्छा बिजनेस है, खासकर ग्रामीण
लोगों के लिए जो गांव में निवास कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ अगर घर पे रह के अपना बिजनेस करना है तो ये बेस्ट है। तो कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी, प्रशिक्षण? हाँ, ट्रेनिंग वगैरह लिए। अच्छा, ट्रेनिंग भी लिए थे आप? हाँ, ट्रेनिंग वगैरह लिए। अच्छा, बिना ट्रेनिंग के अगर कर रहे हैं जी जी तो मुझे लगता है ये बहुत कठिन बिजनेस है। अच्छा, तो जो आपने पढ़ाई की वो पढ़ाई क्या डेयरी में काम आ रही है? नहीं, बिल्कुल काम आएगा, पूरी तरीके से काम आएगा। जैसे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स इसमें भी लगेगी। अच्छा, आप पर्यावरण को ध्यान देंगे, पर्यावरण का यहाँ भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सब चीज़ का थोड़ा बहुत अंश होता ही है। अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस सब्जेक्ट का भी और अदर सब्जेक्ट जो है वो आपके ब्रॉड माइंड को सेटअप बनाते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा होगा सर आपके अभी फार्म सेटअप जो कितना दिन पहले हुआ था, ये बताइए। ये स्टार्ट तो हुआ था अगस्त में। अच्छा, हाँ, शायद 13 अगस्त का दिन था जब मैं मिट्टी इसमें गिरवाया। अच्छा, अगस्त में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में ये चालू हो गया था। मतलब दिसंबर में आना? दिसंबर में। अच्छा, 10 दिसंबर के आसपास मेरे पास 2 पशु आ गए थे। अच्छा अच्छा, 2 पशु से मैंने स्टार्ट किया। 2 पशु से करीब 15-20 दिन मैंने रखा। अच्छा, फिर जब मुझे थोड़ा नॉलेज इनसे और बढ़ा कि मैं और अगले पशु को ला सकता हूँ, तो फिर मैंने पशु लाना शुरू किया। फिर 2 के बाद 3 किया, 5 किया, 7 किया। आज फिलहाल मेरे पास 7-8 महीनों में अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ होगा अभी आपके फार्म में? 24 से 25 मान लीजिए। 24 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया। 24 से 25 पशु लेकर के, मतलब पूरा सेटअप को लेकर? पूरा सेटअप जो मेरे फार्म का है, चाहे मैं वो कहिए ड्राई जी फोडर का जो मैंने बनाया है, भूसे का स्टॉक, उसका भी, और इसका शेड का पूरा, और ये पशुओं का, उसी में चारे का, मिट्टी वगैरह। ये थोड़ा खेत था तो ये नीचे था। अच्छा, तो उसको हमने मिट्टी डाल के ऊपर भी किया। ये कंक्रीट का पूरा बना हुआ है, तो ये भी मतलब पूरा फार्म सेटअप करने पे ये लग गया। 24-25 लाख का लग गया। हाँ, देखिए कितना हाइट ले रखे हैं आप इसको? अभी ये बीच में तो हमारे पास 14 फुट है। 14 फुट, ठीक है। और साइड में 10 फीट है और 12 फीट से झुकाव है इसका। अच्छा, 12 फीट का झुकाव है। हाँ, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 12 फीट से झुकाव शुरू होता है और ये 10 फीट पे जाके एंड होता है। अच्छा, और 14 फीट हाइट है। 2 फीट का गैप रखा है मैंने वेंटिलेशन के लिए। अच्छा, तो ये बीच में हम देख पा रहे हैं कि आपने व्हाइट चादर लगा रखा है। बहुत सारे जो डेयरी फार्मर होते हैं वो ऊपर से एक वेंटिलेशन के लिए बना देते हैं, तो आप क्यों ऐसा किए हुए हैं? नहीं, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सनलाइट आता रहता है फार्म में। अच्छा, सनलाइट का क्या होता है कि जैसे पूरब से निकला सूरज, तो ये सनलाइट जो आप इधर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल नादी के पास जाता है सुबह में। अच्छा, और जैसे जैसे ये सन पश्चिम के साइड जाएगा तो ये देखिए सीधे धीरे धीरे इधर को जा रहा है। अच्छा, तो एक बार सनलाइट पूरे फार्म में यहाँ से वहां तक चली जाती है, पशुओं पर नहीं जाती है, क्योंकि पशुओं पे जाने के लिए फिर शेड आ जाता है। जी। तो सनलाइट यहाँ से होकर के इस नादी तक आती है। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि सनलाइट अगर चली गई तो पूरा फार्म में एक बार रिफ्रेश आ जाता है, रिफ्रेशनेस आ जाता है। अच्छा, सूख जाता है, जो गीला चीज है वो सूख जाता है। अच्छा, और इसको लगाया हूँ तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आता है जिससे पशु इरिटेट हो। जी, तो पशु इरिटेट भी नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये है इसलिए। तो एक साइड का कितना फीट है सर? ये 13 फीट है। और ये बीच का एरिया? ये 12 फीट है, फिर 13 फीट है। अच्छा, तो 12 फीट में अपने TMR के लिए प्लानिंग किया हुआ है इसमें? हाँ, TMR अगर इन फ्यूचर लेते हैं तो आप इसमें चलेगा वो? 12 फीट में आप यूं कह लीजिए कि 8 फीट का करीब मैंने ये छोड़ रखा है। जी, जिसपे TMR आ सकता है। और ये नादी हो गई, तो ओवरऑल TMR आ जाएगा मेरा आराम से, और यहाँ से निकल भी जाएगा। आगे भी शेड ये बनना ही है पूरा। जी। अच्छा, प्रोजेक्टेड है अभी आगे का? हाँ, अभी प्रोजेक्टेड है ये पूरा। इसका पूरा मैंने मैपिंग कर रखा है। अच्छा, तो ये आगे का प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन बाद शुरू होगा। अच्छा, आपके नेक्स्ट विजिट पे हो। ये तो बात होगी आपके शेड वगैरह की। तो जैसे डेयरी फार्मिंग करने के पहले बहुत सारे लोग ऐसे ही आए और डेयरी फार्मिंग में पैसा लगा दिए बिना प्लानिंग का, और बंद करके निकल जाते हैं। तो क्या आपने पूरी प्लानिंग की है, नहीं की है? हाँ, प्लानिंग तो मैंने की ही नहीं है, जबरदस्त प्लानिंग की है। अच्छा, उसका एक कारण था। जी। उसका एक कारण ये था कि अगर हम किसी भी बिजनेस को, जी, चाहे इसको सेवा भाव से करें या बिजनेस से करें, बिना प्लानिंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइव स्टॉक है, जीव हैं, इनको प्रॉपर जानकारी जिसको नहीं है वो नहीं पाल पाए। एक बच्चा जन्म लेता है तो एक माँ के केयर में पूरी तरीके से रहता है। जी।
तब जाके वो अपना जीवन सरवाइव कर पाता है। तो यहाँ भी सेम खेल है, यहाँ भी सेम है कि एक अगर बच्चा इनका आ रहा है और उनकी प्रॉपर केयर किया गया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है ग्रोथ पाते हैं ये, और बिजनेस जो है ये सक्सेस होके ही रहेगा। तो इसकी जानकारी के बिना मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेस हो पाएगा। अगर हम ऐसे ही कहीं से थोड़ा बहुत सीख के स्टार्ट कर दें तो संभव नहीं लगता मुझे। एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज इन द सेंस कि स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। आपको फीड का भी नॉलेज होना चाहिए, ऑर्डर का भी होना चाहिए, ड्राई मैटर इनटेक का होना चाहिए, वहीं काऊ का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको कम से कम इलाज नहीं करने आता है तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आप उसका निदान कर पाएं। डायग्नोस अच्छा होना चाहिए कि पशु मेरा हाँफ रहा है, पशु मेरा पागुल नहीं कर रहा है, पशु मेरा जो है चारा अच्छे से इनटेक किया कि नहीं, गोबर कैसा है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। और जो हमारे पास इनके बच्चे आएंगे उनका ग्रोथ कैसा होना चाहिए, उनके लिए फीड कैसा होना चाहिए, किस टाइम पे क्या फीड हो रहा है, काफ पे क्या होना चाहिए, हीफर पे क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट हीफर पे क्या होना चाहिए, देन उनका काविंग होता है, फिर मिल्किंग टाइम पे क्या होना चाहिए, देन उनको इंसेमिनेशन कब करना है, और फिर जो है उनको क्या कहते हैं लास्ट में ड्राई पीरियड में, ड्राई पीरियड बहुत जरूरी होता है। इनके सबसे वो बेस्ट टाइम होता है एक डेयरी फार्मर के लिए। अगर ड्राई पीरियड आप मैनेजमेंट अच्छा कर ले गए तो फिर वो लैक्टेशन में अपने पीक पे जाएगा ही जाएगा। तो जैसे देखिए डेयरी फार्मिंग का स्टार्टिंग पीरियड होता है शेड बनवा लेना, ठीक है, आपने जो पास कर लिया। उसके बाद दूसरा पीरियड आता है गाय को खरीदना, जिसमें कि नए पशुपालक फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि कैसे गाय आपने खरीदना स्टार्ट किया। ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। जी जी। ये गाय यूं समझ लीजिए आप, बहुत सारे मार्केट में चोर डाकू जैसे लोग बैठे हुए हैं। उस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। हमें तो उनसे बचना कैसे है ये आप थोड़ा बताइए, और आपने कैसे स्टार्ट किया खरीदना वो देखिए। पहले तो मैं क्या किया था कि थोड़ा बहुत समझा, जो हित मित्र थे उनसे मिलना शुरू किया। तो जहां मुझे अच्छा लगा उनके साथ हुआ और गया, लाया पशु। मुझे पशु अगर अच्छे लगे तो मैं उनके साथ पशु लाया, नहीं लगे अच्छे तो मैं धीरे धीरे बाइकआउट किया उसका। और फिर पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए ये प्लानिंग किया था जब मैं, तो मैं अपने दम पे किया था। और ये प्लानिंग करने का सीधा मतलब था कि मैं इन्वॉल्व रहूंगा इसमें। तो अगर मैं इधर उधर किसी व्यक्ति पे डिपेंड होने पे पड़ जाऊंगा तो फिर तो ये बिजनेस चलना नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर कट हो गया कि अपने से मेहनत करना ही पड़ेगा पशु खोजने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो दूसरे के ऊपर तो निर्भर थे ना? दूसरे के ऊपर निर्भर थे, तो उसमें तो परेशानी आया होगा। परेशानी आई बहुत। देखिए 10 बार कॉल करो, यहाँ से लेना है, वहां से लेना है, यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, वो भी टरकाएंगे, उनका भी मैटर है, कुछ ना कुछ चलता ही फिर सीखा कैसे आपने गाय को खरीदना? एक जब फ्रस्ट्रेट हुआ इस मैटर को लेके कि गाय मिल नहीं रही है, जी जी, फिर शुरू किया मैंने। उस पे गए तो उस पे आसपास के पशु के लिए बताता है, तो उस पे जो पशु अच्छा लगा वहां हम चले गए देखने। कुछ जो आसपास के व्यापारी थे उनसे टेक्निक सीखा, खासकर ये टेक्निक कि आप बात कैसे करते हैं। व्यापारी से आपने बात करने का तरीका सीखा? टेक्निक सीखा। उनके पास बहुत तरीका, मतलब गाय खरीदने के लिए नहीं, वो आपने उनके से सीखने के लिए सीखना। उनकी जो बात होते हैं ना, वो व्यापारियों के अंदर ऐसा गुण होता है बात करने का कि आपको कैसे बरगला करके कम से कम रेट में निकाल लेंगे। तो बरगलाना तो नहीं सीखे, लेकिन वो चीज आपने सीखा कि गाय हमको कैसे लेना है, बात कैसे करेंगे, और गाय में पहचान जो होती है वो कहाँ तक आप जो आप साइंटिफिकली पढ़े हैं किताबों से वो बात अलग है, और ऑन फील्ड क्या सीखे हैं वो अलग है। उनसे एक्सपीरियंस लिया बात करने का और खरीदा खुद से ही। मतलब सीखे थे आप? सीखे थे तब जाके तभी आएगा वो। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं ना, जैसे 15 लाख 20 लाख का सेट बनवा लिए और गाय खरीदने में सोचते हैं कि हम पंजाब चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, 20 लाख का फिर गाय लेकर के आएंगे तो 50 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पता चलता है गाय आने के बाद यहाँ मर जाती है। बिल्कुल मरेंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है जी। आप इस अगर जलवायु को नहीं समझते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बनेगा। इनके लिए जलवायु बहुत जरूरी है। यहाँ का गर्म जलवायु है, वो ठंडे जलवायु में रह रही हैं। अचानक से आप लेके आए और रातों रात चेंज कर दिए जलवायु। जलवायु रातों रात नहीं चेंज होती, 30 वर्ष का टाइम लगता है। और आप इनका जलवायु एक दिन में चेंज कर दिए, 10-12 घंटों के सफर में। फिर तो इनको जाना ही जाना है। सर्वाइव कैसे करेंगी?
हमें ही उठा के अचानक से राजस्थान के रेगिस्तान में डाल दिया जाए, परेशानी शुरू हो जाएगा। शुरू ही होगी। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो थोड़ा सा हम बर्दाश्त थोड़ा सर्वाइव करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और आप बीमारियों का अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाए, डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, जिस डॉक्टर के संपर्क में ये थी आप उनके संपर्क में नहीं है, नए डॉक्टर लगा दिए, पहले वो कुछ ना कुछ अपना इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो फिर इनका धीरे धीरे केस बढ़ता ही जाएगा। तो गाय आप 7 महीनों से रख रहे हैं? हाँ, 7 महीने हो गए मुझे। तो 7 महीने। अब देखिए इसमें तो गाय खरीदने का आपने ये भी पास कर लिया कि आपने गाय खरीदा, सीखा, खरीदा। दूसरा मुद्दा आता है, देखिए प्रोडक्ट आप तैयार कर लिए, दूध निकाल लिए, बेचना तो एक टास्क है, ये भी बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है, कह सकते हैं हम लोग। यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों पे बिलीव करवाना कि हम शुद्ध दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा टास्क मुझे लगा, ये चैलेंजेज है। हाँ, ये चैलेंज है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दूध का जो क्षेत्र होता है वो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे भैंस का ज्यादा पॉपुलर होता है, कहीं पे गाय का। अच्छा, तो जहाँ के लिए तो गाय है वहां तो आसानी से सेल हो जाता है, पर हमारे यहाँ भैंस के लिए है, पर फिर भी मैं गाय रखा। अच्छा, तो मेरे लिए भी दूध का बेचना तो चैलेंज है। कुछ दिन तो मैं दूध ऐसे ही बंटवा दिया था, इधर उधर, बिना पैसे का। अच्छा, हाँ, किसी को दे दिया, चलो ले जाओ, ये खीज है, इसको ले जाओ बना के खा लेना। अच्छा, ये ऐसे कर दिया। अच्छा, मतलब मान लीजिए 5-7 दिन तो ऐसे ही गया। फिर धीरे धीरे जो है इधर उधर, एक हमारे यहाँ आते हैं जो है, वो लेके यहाँ से दूध कलेक्ट करते हैं, सिटी में ले जाते हैं, फिर उनको मैंने देना शुरू किया। तो उनका जो है मार्जिन वो ज्यादा लेते थे, इसलिए हम लोगों का प्रोडक्ट कम रेट पे खरीदते थे। तो फिर वहां से सीखने के बाद वहां से हटे, फिर 1-2 लोगों को संपर्क किया। पर क्या होता है कि जब सर्दी का टाइम आता है, जहाँ पे लगन नहीं होता है, विवाहें कम होती हैं, तो वहां पे सेल नहीं होता है दूध। तो जहाँ सेल नहीं होता है, फिर क्या होता है, दूध बिकना बंद होता है। तो फिर ऐसा किया मैंने कि जब बिकना बंद हुआ तो मैं दुधिये को पकड़ा। अच्छा। क्योंकि उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं सेटिंग होता ही है कि मैं इतना दूध लाऊंगा दूंगा। तो जब से दुधिये को पकड़ा तो हमारे यहाँ दुधिया मेरे लिए अच्छा हुआ। अच्छा, कहीं कहीं दुधिया खराब भी होता है। क्या रेट से दूध लेके जाता है? 40 रुपए लीटर। 40 रुपए। जब से मैंने शुरुआत किया है 40 ही जा रहा है। क्या अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं दूध का? अभी तो फिलहाल है मेरा 70 लीटर है आसपास। 70 लीटर है। और कुछ पशु मेरे अभी हट गए हैं। अच्छा। नहीं तो मेरे पास 95 लीटर के आसपास हो जाता। तो अभी 70 मतलब 2800 रुपए का रोज आपका दूध जाता है। हाँ, ठीक है, 2800 रुपए महीने का अगर देखा जाए तो आपको 8 तरीके 24 और 23 दूनी 60, यानी कि लगभग 84,000 रुपए। हाँ, यही हुआ 84,000 का। तो अब बारी आती है तो दूध बेचने का प्रक्रिया खत्म हो गया। तो अब इनको एनर्जी चाहिए दूध निकालने के लिए। तो एनर्जी जब आपको चाहिए तो एनर्जी में आप इनको क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। टेक्निकली क्या चीजें होती है जो वो भी दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, एनर्जी के लिए क्या है कि एक पैमाना सेट किया गया है कि 1 लीटर दूध पे करीब 250 से 400 ग्राम, 400 ग्राम के आसपास फीड जाना चाहिए। पर 400 ग्राम वो फीड जिसमें कम से कम उनके फैट के बराबर फैट हो। अच्छा, अगर ये दूध में 4 फैट कर रही हैं तो आप 4 फैट का कम से कम खिलाइए। अच्छा। और प्रोटीन का लेवल भी 22-24 होना चाहिए। 22-24 कम से कम। बहुत सारे फीड है मार्केट में, उनमें 18-20 करीब प्रोटीन है और 2-3 फैट है, तो वो तो नहीं चल पाएगा फिर 400 ग्राम 500 ग्राम। अच्छा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा भी नहीं खिला सकते फीड, एक लिमिट होता है खिलाने का, वरना उनको प्रॉब्लम होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी होगी, गैस बनेगा, आफरा आएगा, बहुत सारी बीमारियां हैं पाचन से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा जिसमें प्रोटीन लेवल अच्छा हो, फैट भी अच्छा हो। अच्छा, उसको लेते हैं। और अगर उनका प्रोटीन कम है, पता नहीं लिखने में तो दे दिया बोरी पे, फिर पता नहीं है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं अलग से भी चूनी चोकर मिलाते हैं उसमें, ताकि प्रोटीन लेवल अच्छा हो। अच्छा। और चोकर वगैरह रहेगा तो इनका गोबर वगैरह सही निकलेगा। बिल्कुल। साथ में कुछ खरी, अच्छा, जो सरसों की खल होती है, जी, हम उसको देते हैं। अच्छा। तो ऐसे करते हैं कि जो मेरे पास फीड आता है, अभी मैं फिलहाल जो फीड यूज कर रहा हूँ वो देखिए आप, उस फीड के साथ मैं क्या करता हूँ, कुछ चूनी चोकर, अच्छा, और साथ में कुछ खली, अच्छा, और मिनरल मिक्सचर डेली दे देते हैं। हाँ, और साथ में कुछ नमक और गुड़ भी दे देता हूँ। अच्छा, तो ये जो मिल्किंग में उनको गुड़ तो देता हूँ। मिनरल मिक्सचर मतलब दुकान वाले ही खरीदते हैं या खुद बनाते हैं? बनाते भी हैं। बनाने का ये है कि अलग अलग चीजें खरीद लिया और उसको एक प्रीमिक्स बना लिया। प्रीमिक्स आपने बना लिया। हाँ, जैसे टॉक्सीमिनेटर हो गया, कारगर होता है वो। हाँ, कह सकते हैं कारगर है। अच्छा। तो कई सारी बीमारियों से लड़ने की। तो क्या क्या मिलाते हैं? जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया,
मिनरल मिक्सचर, टॉक्सीमिनेटर उसमें मिला दिया, कोई भी टॉक्सिक बाइंडर मिला दिया। अच्छा। और उसमें फैट प्लस वगैरह मिला देते हैं ताकि इनका बॉडी स्कोर और इनके दूध में फैट वगैरह मेंटेन रहे, SNF वगैरह ठीक है। और कोई एक अच्छा सा जैसे एग्रीमेंट चिलेटेड जो आता है उसको यूज कर लेते हैं, कभी कभी चेंज भी करते हैं। अच्छा, जैसे क्या होता है कि हम कुछ फीड ऐसे यूज कर रहे हैं कि मुझे शक है कि कहीं ये रिपीट ब्रीडर ना बन जाए। जी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए कारगर चीज है, मैनकाइंड का प्रोडक्ट है टोटाबिट। अच्छा। तो जब भी हमें कंसीव कराना होता है 2 महीने कम से कम टोटाबिट खिलाते हैं। अच्छा। मतलब एक दिन में 100 ग्राम। तो मिनरल मिक्सचर चेंज करते हैं, जिसको कंसीव कराना है उसको टोटाबिट, अदरवाइज ये प्रीमिक्स देते रहते हैं। ठीक। हरा चारा तो चलेगा ही पूरे साल। हाँ, पूरे साल तो नहीं मिलता है। अच्छा, अभी तो 7 महीने तो इस चीज के लिए 7 महीने कंटिन्यू मिला कि नहीं? अभी तो 7 महीने नहीं, बीच में नहीं मिला था। जब बरसीन खत्म हुआ और हम चरी पे गए, चरी बाजरी जो होती है, तो वहां पे 15-20 दिन का गैप हुआ। अच्छा। तो इनसे माफी मांग लिए कि अभी कुछ दिन रुक जाओ। अच्छा। तो ये तो बात होगी खिलाने की। और 84,000 का दूध महीने का बेच रहे हैं, तो खिलाने का और लेबर चार्ज सब लेकर के कितना खर्चा करते होंगे आप? अब एक दिन का पशु वाइज निकालेंगे तो मुझे लगता है एक बोरी, अभी 7 पशुओं पे मेरे 1 बोरी के आसपास जा रहा था। अच्छा। और लेबर चार्ज जो है 300 350 जो भी है। अच्छा। तो एक बोरी मतलब कितने का जाता है? अभी तो आ रहा था 1450 का। 1450 का वो हो गया। मिनरल मिक्सचर 200 रुपए का दे देते होंगे एक दिन में? नहीं, 200 का नहीं, 200 का नहीं। अरे 200 का बहुत ज्यादा हो गया। 10 रुपए का कॉस्टिंग, 10 रुपए का कॉस्टिंग देते हैं एक पशु के पीछे। एक पशु के पीछे 100 रुपए मान लीजिए उसको। 100 रुपए मान के तो टोटल हर साइज के हिसाब से मैंने बताया। आप कैसे भी कर देंगे तो मुझे लगता है 1700-1800 रुपए आपका टोटल हुआ, लेबर चार्ज सब लेकर सब मिला के। अच्छा। हरा चारा घर का है? हरा चारा घर का है, भूसा अपने घर का है। अच्छा। हाँ, ये स्टॉक कर लिए हैं एक बार में 3 रुपए 3.5 रुपए किलो के हिसाब से। 1700 नहीं मान के चलिए 2000। हाँ, तो बाकी आपका जो है 800 रुपया रोज का बचत है अभी के समय में, जब दूध आपका कम है तब। बचत हो रहा है तभी आगे निर्माण कार्य फिर शुरू हो रहा है। जी। नहीं, मतलब दूध कम है तब आपका बचत हो रहा है 800 रुपए तब हो रहा है। अदरवाइज कितना मिल्किंग में है अभी आपके पास? अभी मेरे पास कुछ गाय ऐसी हैं जो 21 करीब कर रही हैं, 20 कर रही हैं। अच्छा। और कुछ हैं जो है 18-17 कर रही हैं। अच्छा। मिल्किंग में कितनी संख्या में गाय हैं? मिल्किंग में मेरे पास 4-5 पशु थे। 5 पशु? अभी 4 हो गए हैं। 4 हो गए हैं। एक 2 दिन पहले निकल गया। अच्छा। तो ये भी बात हो गया। थोड़ा सा फार्म हम आपका देख लेते हैं। पानी पीने के लिए आपका एक यूनिक देख रहे हैं ये तरीका, पानी पीने का, तो ये यूनिक तरीका देख पा रहे हैं। इसे कैसे आपने इसको क्या बनाया, कैसे आकृत किया है? दिमाग में ऐसा आया कि ये बोल तो सकती नहीं है। जी जी। तो इनके पास हमेशा अगर पानी अवेलेबल रहेगा तो जब प्यास लगेगी तो ये अपना पी लेंगी। अच्छा। ये जैसे पानी खत्म हो तो फिर भरेगा कैसे? हाँ, ये भर जाएगा अगर इसको ऑटोमेटिक। हाँ, इसको आप अगर हम हटाते हैं, मान लीजिए ये पी ली तो तुरंत ही उतना फिल हो जाएगा ये आगे। ये ऑटोमेटिक है? मतलब ये ऑटोमेटिक मतलब वाटर लेवल पे है, एक जगह से लेवल सेट है। अच्छा। और जैसे ही यहाँ से ये पीना शुरू करेंगी वो तुरंत ही आना शुरू हो जाता है। मतलब लेवल मेंटेन करके बना दिया आप? हाँ, लेवल मेंटेन करके। चलिए, ये तो यूनिक चीज है, काफी यूनिक चीज। हमारे दर्शक भाई इसको देख रहे हैं कि आप देखिए इसमें से जितनी पानी आप बाहर निकालेंगे उतना पानी आपका वापस इसमें आ जाएगा। तो ये काफी यूनिक चीज है। और ये देखिए, ये पढ़ाई से ही आता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था दर्शक भाई कि पढ़बा लिखबा होइबा भैंस चरेबा पियबा दूध, तो पढ़ लिख के उद आप नहीं होंगे। पढ़ लिख के ही डेयरी फार्मिंग को आप भैंस चरा करके दूध पी सकते हैं। हाँ। तो बिना पढ़े लिखे ये आज फार्मिंग आज संभव नहीं है आज के समय में, मैं ये आपको बता दूं। और सर का जो फार्मिंग का तरीका देख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों पर इन्होंने बारीकियों पर ध्यान दिया। जैसे इन्होंने फॉगर को लगा रखा है जो कि गर्मियों में काफी फायदेमंद है। उसके बाद क्रॉस वेंटिलेशन के इन्होंने काफी जबरदस्त ध्यान रखा अपने पशुओं में, तो ये भी इनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। तो अब आगे का आपका प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। इस सेटअप को और आगे बढ़ाना है जी। अच्छे पशु तैयार कर रहे हैं अपने पास, और वो तैयार होंगे ब्रीडिंग से। अच्छा। तो हमने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर लिया है क्योंकि फार्म हमारा स्टेबल हो गया है। तो हम ब्रीडिंग पे की तरफ जा रहे हैं। पशु हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है। अच्छा। और अच्छे पशु बढ़ाना है। अच्छा। वो नहीं कि कहीं से उठाए कुछ भी लाके डाल दिए। अच्छा। तो ये जो अच्छे पशु बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो बिना पढ़ाई के तो नहीं हो सकता। तो मेरा जो अनुभव कहता है, जो मेरा घूमने का अनुभव कहता है, अभी तो 7 महीना आपका हुआ है, अभी आपके दिन जो आने वाले हैं बहुत कठिन दिन आने वाले हैं, तो उनकी क्या तैयारी आपने कर रखी है, कैसे आपने किया है सर? क्योंकि हमने देखा है कि फार्मिंग का 11-12 महीने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि आपको घर से खिलाना पड़ता है। हाँ, जब
अभी मैंने क्या किया है इसके लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या किया है बताइए। अगर मेरे पास 4 मिल्किंग में है हाँ। तो मैं 2 ऐसी ला के रखा हूँ कि जब इनका मिल्किंग डाउन होगा तो ये 2-3 महीने बाद काविंग में आ जाएंगी। अच्छा। ये मिल्किंग में आ जाएंगी। हाँ। फिर इनके जो हमारे पास बचत होगी, इनसे जो खर्चा होगा इनका भरपाई करेंगी। अच्छा। फिर जब तक ये ड्राई होंगी, अगला काविंग में जाएंगी तो फिर ये ड्राई की तरफ जाएंगी तो वो पूर्ति कर देंगी इनका। अच्छा। तो हमने ऐसा बना रखा है कि अगर इसमें से ऐसा होता है कि मिल्किंग कम हो रहा है तो हम देन अगला पशु डालते हैं। अगला पशु ऐसे डालते हैं कि वो 1 ही 2 महीने में काविंग कर दे, ताकि भरपाई होता रहे, घर से ना जाने पाए। तो ब्रीडिंग पे आपने ध्यान दिया, अभी स्टार्ट करने वाले हैं? ब्रीडिंग आपने शुरुआत से स्टार्ट किया है, अब स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीडिंग? नहीं, अभी स्टार्ट के मैंने एक इस पे जो है एक मेरे पास गाय है, इस पे मैंने जो है करा दीजिएगा ABS। तो इनमें आपने कौन सा सीमन? इसमें मैंने ABS का जिक का डाला हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले इंसीमिनेट कराया आपने? ये 3 महीने हो गई है। कंफर्म हो गई है? कंफर्म है। अच्छा, किट से चेक किया गया है। इनका दूध कितना है? इसका क्या हुआ था, इसके साथ एक केस हो गया था कि ये 7 महीने पे बच्चा अपना अबॉर्ट कर गई थी, क्योंकि दूसरे जगह से लेकर आए थे जी, और थोड़ी अनभिज्ञता थी। तो वहाँ उस अनभिज्ञता के चक्कर में इसका जो है अबॉर्ट कर गई थी। तो ये अपने मिल्किंग पे नहीं आई, पर ये बहुत अच्छी नस्ल में है जी, और ये बिल्कुल मिल्किंग नस्ल करेगी जी। अभी तो ये फिलहाल 12-13 लीटर कर रही है। अच्छा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगले चांस में जब काविंग करेगी तो ये अच्छी मिल्किंग में 22-25 लीटर तक जाएगी। मतलब 22 से 25 लीटर, मतलब 22 से लेकर के 15 लीटर तक की पशु अभी आपके पास में है? हाँ, ये हम 15 से ऊपर ही है। 15 से ऊपर ही 18 चल रहे हैं मेरे पास। तो ये स्टार्टिंग में आपने इस तरह के गाय क्यों लिया आखिर? देखिए, ये गाय तो अच्छी थी जी, पर इसके साथ केस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। इसके साथ केस हो गया जी। बाकी गाय तो अच्छी है। गाय आप देखेंगे तो नस्ल में भी है। बिल्कुल नस्ल में तो है, नस्ल में है। अब इस पे अगर इस पे जो ब्रीडिंग किया जाएगा तो इसके आने वाले बच्चे वो ज्यादा अच्छी नस्ल में आएंगे, तो मिल्किंग में और अच्छे रहेंगे। एक चीज और हम आपके पास देख रहे हैं सर कि अभी जब मैं देख रहा था यहाँ पे तो आपने पूरी साफ सफाई बहुत अच्छे से की, लेकिन गोबर को फिर आपने यहाँ रखा है, तो इसका क्या? गोबर को क्या करते हैं हम, एक बार में शाम को निकलवाते हैं। अच्छा। और निकलवा कर एक जगह डंप करते हैं। अच्छा। और फिर वहां से एक साइट तैयार कर रहे हैं हम, वो गोबर वहां से साइट पे जाएगा। अच्छा। वहां पे हम वर्मी कंपोस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए गोबर इकट्ठा करवा रहे हैं। तो जो इनका पानी जाता है वो फिर कहाँ स्टोर होता है? ये पानी और कुछ जो इनके जैसे ये बचा हुआ पार्ट है ना गोबर का, हाँ। ये हम सफाई के दौरान इससे यहाँ से निकलता हुआ, अच्छा, वहाँ नाली के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ नाली के माध्यम से निकल जाएगा। हमारे पास 50,000 लीटर का मैंने एक टैंक बनवा रखा है। अच्छा, आपने टैंक बना रखा है इस नाली के माध्यम से? इस नाली के माध्यम से वहाँ स्टोर होता है और उसमें इकट्ठा होता है, फिर उसको भी निकलवा के हम अच्छा खेतों में डलवा सकते हैं। अच्छा, तो उसको खेतों में फिर डलवा के उसका इस्तेमाल करते हैं खेती वगैरह में क्या? एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसी टैंक में जाता है? हाँ, इसी टैंक में स्टोर कर रहा है। अच्छा, तो फिर 50 जी तो एज ए फर्टिलाइजर इसका फिर आप इस्तेमाल कर लेंगे। खासकर इसका बहुत अच्छा कारगर होगा सब्जियों के लिए। अच्छा, जो सब्जियों में इसको यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें एक चीज देखिए, ये हरा चारा भूसा और साथ में फीड खा रही हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ना जी वो कहीं ना कहीं गोबर में और पेशाब के माध्यम से निकाल रही हैं। अच्छा, जो इनको यूज करना है वो यूज की, बाकी निकाल दी। और हमारे फसलों को भी कहीं ना कहीं वही चाहिए, बस उनका फॉर्मेशन अलग होता है। एक चीज और देख रहे हैं हम आपके पास में जी, आपको रोक देंगे बीच में। देखिए, इधर पूरा नादी है, इधर देख रहे हैं आधा अधूरा, ऐसा क्यों? यहाँ पे बच्चे रहते हैं, बच्चे शुरुआत में भोजन मतलब वो फीड वगैरह नहीं खाते हैं, वो सिर्फ स्टार्टर खाएंगे कुछ और दूध पियेंगे। तो यहाँ पे हमने नहीं बनवा रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनके स्टार्टर वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं कोई छोटे टब में, और फिर जो है उनको मिल्क उससे फीडिंग करा दिया जाता है। एक मिल्क बॉटल है हमारे पास, बॉटल है, तो इसको हम ढक के रखते हैं ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे इस पे, क्योंकि ये टीट जो है वो इससे करते हैं मिल्किंग अपने, तो इसको हम ढक देते हैं कि ताकि कोई मक्खी वगैरह ना बैठे। अच्छा, मक्खियों का वीट जो होता है, मिल्क फीडिंग कराते हैं, डायरेक्ट नहीं दूध पिलाते हैं? डायरेक्ट मतलब पौसाने के लिए तो जाती हैं। अच्छा, बच्चे जाते हैं पौसाने के लिए जाती हैं, उसके बाद ला करके बांध देते हैं। फिर जो इनका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग हम 10% करीब देते हैं। बॉडी वेट के 10%? बॉडी वेट का 10%, फिर धीरे धीरे बढ़ाते भी हैं। अच्छा, हाँ।
मतलब डायरेक्ट सिर्फ वहाँ उनको पिन्हाने के लिए जो बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में उसको, हाँ मतलब हाँ पन्हाने के लिए पौसाने के लिए अच्छा उनको यूज करते हैं। क्योंकि देखिए एक अगर बेबी जा रहा है उनके पास, बच्चा जा रहा है, तो वो जी। अलग जो है उनके माइंड में सेटअप बनता है। जी जी जी। तो उससे जो मिल्क का उतार होता है उनका ज्यादा अच्छा होता है। जी जी। आपका अब ज्यादा समय न लेते हुए आपसे अंततः हम जानने का प्रयास करें कि हमारे नए युवा साथी, क्योंकि आप तो अभी नए हैं और युवा ही हैं, आपके जैसे अगर युवा साथी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं जी, तो क्या उनके लिए पैसा जरूरी है या सिर्फ टेक्निकल अगर उनके पास नॉलेज रहे तो डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं 1-2 पशु से? देखिए पैसा तो है ही, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया 24 लाख। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा उतना, मेरे हिसाब से उतना नहीं होगा, ये तो सही है। एक टेक्निकल नॉलेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है वो जी। मतलब आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते तो पैसे का भी यूज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर आप पैसा रखे हो या ना रखे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास पैसा भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है टेक्निकल नॉलेज। जी बिल्कुल। पशुओं की समझ, फीडिंग की समझ, और उनको फीडिंग कैसे कराना है, उनके बच्चे की केयर कैसे करना है, ये सारी समझ पहले होनी चाहिए, देन आप बाद में पैसा लगाइए। क्योंकि अगर ये समझ है, शेड की समझ है, पशुओं की समझ है, उनकी कुछ बीमारियों की समझ है, तो आप पैसा अपना सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, यहाँ पैसे से सफलता नहीं मिलनी है। जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो पैसे से सफलता नहीं मिलनी है। कितने पशु से शुरुआत कर सकता है कोई भी? मुझे लगता है 2 पशु से ज़्यादा नहीं लेकर के आना। मैंने भी बहुत सारे फार्मर को कहते हुए सुना है कि मैं 10 लाया, 15 लाया, 5 लाया, पर मैं नहीं मानता। मेरा भी यही है फंडा कि 2 पशु लाना सबसे बेस्ट है। और लोकल से लें। मेरे हिसाब से लोकल से ही लेना, लोकल से लेना बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेम क्लाइमेट में जल्दी सरवाइव करेंगी जी, और आप सीख लेंगे, आप उत्साह बढ़ेगा आपका, धीरे धीरे उनका जो टेक्निकल और चीज है फील्ड का वो सीख लेंगे जी जी। फिर आप कैसे भी पशु लाएंगे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं जी जी। लेकिन शुरू में ही इधर उधर की पशु कहीं दूर से उठा लिए, वहाँ का फीड अलग था, आप यहाँ फीड नहीं पा रहे हैं, वहाँ का चारा अलग था, आप यहाँ चारा नहीं पा रहे हैं, वहाँ का टाइमिंग अलग था, यहाँ टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं, फिर ये सारा चीज़ डिस्टर्ब करेगा इनको। और इनका स्ट्रेस में जाना मतलब आपका लॉस है। पशु स्ट्रेस में है तो समझिए आपकी जेब खाली होने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए।